नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में घुसकर हमला किया है। इस हमले में रणनीतिक रूप से बेहद खास B1 पुल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस बड़े हमले से ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में धमकी दी है कि वो अमेरिका के साथ ही देशों के 8 पुल को निशाना बनाएगा। बाकायदा ईरान ने इन 8 पुल की लिस्ट जारी की है, जिसका मतलब है कि एक पुल के बदले 8 पुल। तबाह हुए B1 पुल को क्यों ईरान का दिल कहा जाता था, ये रिपोर्ट देखिए। महाजंग का दूसरा महीना, मिडिल ईस्ट में कोहराम मचेगा। अमेरिका का घातक प्रहार, ईरान में मच रहा हाहाकार। न झुक रहा ईरान, न मान रहा अमेरिका। ट्रंप ने उड़ाया पुल, ईरान मचाएगा तबाही फुल। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध भयंकर और विध्वंसक होता जा रहा है। एक तरफ ट्रंप 2 से 3 हफ्तों में बड़ा हमला कर ईरान युद्ध से बाहर निकलने के संकेत देते हैं। इन सब के बीच अमेरिका, इजराइल ने ईरान के अल्बोर्ज इलाके में बड़ा मिसाइल अटैक किया। इस हमले में ईरान का B1 पुल तबाह हो गया। पुल उड़ाने के बाद ट्रंप ने फिर ईरान को डील करने की धमकी दी। जिस पुल पर ट्रंप ने बारूद बरसाकर उसे उड़ा दिया, उसे ईरान का दिल कहा जाता था। $400 मिलियन की लागत से इस पुल को तैयार किया गया था। तेहरान और कराच को यह पुल जोड़ता था। मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में इसे शुमार किया जाता था। ईरान की इंजीनियरिंग और मजबूती का प्रतीक था। सैन्य गतिविधियों की लाइफ लाइन था यह पुल। पुल टूटने से पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस पुल की शुरुआत इसी साल हुई थी। ये करीब 1050 मीटर लंबा और 136 मीटर ऊंचा है। बताया जा रहा है कि हमला इतना तगड़ा था कि पुल के उड़ते ही ईरान के कई महत्वपूर्ण इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए और बिजली ग्रिड ठप पड़ गए। ये कार्रवाई ईरान के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका साबित हुई है, जिससे पूरे इलाके में बड़े युद्ध का खतरा और ज्यादा गहरा गया है। इस बड़े हमले के बाद से ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर अब उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जिन 8 पुलों को उड़ाने की धमकी दी है, वो कुवैत, UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल हैं। शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहद कॉजवे, किंग हुसैन, डामिया और अब्दून ब्रिज। ये उन एक पुलों के नाम हैं जिनकी लिस्ट ईरान तैयार कर चुका है। ईरान की पहुंच से अमेरिका बहुत दूर है, वरना ईरान अमेरिका में भी बड़े हमले करने में देर नहीं करता। अब एक पुल के बदले ईरान 8 पुल उड़ाने की धमकी दे रहा है। बस देखना यह होगा कि किस देश का पुल ईरान का पहला शिकार बनता है। यानी कि साफ है कि ट्रंप ने जिस तरह की तबाही ईरान का यह पुल उड़ाकर मचाई है, ईरान अब इस तबाही का चुन चुन कर बदला लेने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
इसी बीच एक बड़ी जानकारी दे दें, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आया है। ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, थोड़ा और वक्त मिलने पर खोल सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट, तेल निकाल सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट जारी किया है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि थोड़ा और समय मिलने पर हम आसानी से हॉर्मुज खोल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं। क्या यह दुनिया के लिए तेल का एक बड़ा भंडार नहीं होगा? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया है ट्रूथ सोशल पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर थोड़ा सा समय मिले तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकते हैं। तो सवाल यही है कि ट्रंप को समय दे कौन नहीं रहा। महीने दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का है और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाए हैं। लेकिन उनका यह मानना है कि अगर थोड़ा समय मिले तो वो हॉर्मुज को खोल सकते हैं और तेल वहां से निकालकर बेच सकते हैं। जंग के बीच राहत की खबर भारत के लिए है। एक और एलपीजी टैंकर हॉर्मुज से निकला है। हॉर्मुज से 7वां एलपीजी टैंकर भारत आ रहा है। एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी हॉर्मुज से निकल चुका है। तो देखिए, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इन सब के बीच भारत के लिए राहत की खबर है कि एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी हॉर्मुज से निकल चुका है और वो भारत आ रहा है। तो जो हालात फिलहाल बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उसके बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर यह है कि एक और एलपीजी टैंकर जो है वो भारत आ रहा है। तो देखिए, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ गुरु प्रसाद सोबले जी जुड़ गए हैं, जो कि यूएसए से इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु प्रसाद जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। सर, पहली प्रतिक्रिया तो आपसे ये चाहेंगे कि B1 पुल जो ईरान का ध्वस्त किया गया है, उसके बाद ईरान ने 8 पुल की लिस्ट जारी की है और उसका साफ कहना है कि हम इन पुल को निशाना बनाएंगे, यानी एक के बदले 8 पुल। क्या लगता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने की जंग जो है वो शुरू हो गई है? बराबर। ये चैनल में बुलाने के लिए मुझे मेरा धन्यवाद। और माय हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में भी बोल लेता हूं मैं। नो इशू सर, आप इंग्लिश में जवाब दें सर, कोई इशू नहीं। श्योर, इन इंग्लिश। So I think we have reached a stage in the war which is not just a regional war. I think it's expanding to civilian areas. Civilian में काफी सारे बहुत थे पहले से, but now it has kind of gone beyond the military targets. And B1 bridge that is bombed to Karaj, Iran's main lifeline, उनका जो infrastructure का एकदम it was the iconic symbol of Iran's infrastructure that's destroyed by the United States. I think this action speaks a lot of volumes about US intention. And secondly, from an infrastructure standpoint, they are obviously trying to cut down the supply of missiles, etc., break the infrastructure so that Iran's capability is kind of limited to attack with missiles and drones. And
Trump's intention has been very clear from day one. He's been saying, look, we want to send Iran to Stone Age. Now, there's nothing right or wrong about it. Like they say, all is fair in love and war. जो अमेरिका का अप्रोच है इस वक्त, उनको क्या चाहिए? They need Iran to come to a negotiating table. Whether it means blowing up one bridge or 10 bridges, I think Trump has made it very clear. Unka intention is so clear that they want to attack. And if you also look at Donald Trump's leadership style, he's always, offend first. Go on attack and don't go on defensive. And unka jo business mein leadership style tha, the same thing is being seen here, and he's also very vocal about it. But the problem is implications on Asia, implications on West Asia, Middle East, implications on India. India का एक टैंकर पहुंच जाते हैं, लेकिन the economic impact and the far-reaching impact, the economic consequences, the human destruction that's happening is a whole different conversation. I think at this stage, this is just my personal view. इसमें ये तीनों countries से Iran, Israel, America, one of them had to step up and say, okay, let's make peace. I think that is very much needed now. Yeah. ठीक है सर, मैं चर्चा को और आगे खोलूंगा। हमारे साथ कई और खास मेहमान हैं, उनका परिचय करवा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका। जैद अनवर जी हमारे साथ हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरी शंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरी शंकर जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ सैयद मोहम्मद जॉन आबिदी जी हैं, ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। सैयद मोहम्मद जॉन आबिदी जी, आप ही से समझना चाहेंगे कि अब ये जो जंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बर्बाद किया जाए वहां तक अब पहुंच गई है, क्योंकि B1 के बदले ईरान ने जो कहा है कि हम 8 पुल को टारगेट करेंगे, यानी अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने की जंग जो है वो शुरू हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आदाब और सलाम अर्ज करते हैं तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं, एंकर साहब आपको, और आपके माध्यम और आपके चैनल से हम अपने तमाम देशवासियों को, और दुआ करते हैं कि सब जो हैं वो सही और सालिम रहें और खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत जो हालात चल रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में, स्पेशली ईरान में जो अमेरिका की तरफ से हमला हो रहा है। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको बताना और उस पर ताकीद करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये वॉर क्राइम है जो अमेरिका ने और इसराइल ने शुरू किया हुआ है। असली इस जंग की जो बुनियाद है वही वॉर क्राइम से हुई है। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्या एक दो जुमले में जो है वो इसको वाज़ेह कर देना ज़रूरी है। जैसे वॉर क्राइम कैसे सुप्रीम लीडर को मारा गया, बच्चों को जो है वो शहीद किया गया सुप्रीम लीडर की शहादत के साथ में जो है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का जो डिसैलिनेशन प्लांट है उसके ऊपर, जो उनका जो है वो बिजली का प्लांट है उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें आपके सामने। और अभी नई चीज़ जो सामने आई है वो उन्होंने अलबुर्ज जो B1 ब्रिज है जो दो पूरे प्रांतों को जो है वो जोड़ने वाला है यहाँ के ईरान को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है अभिषेक जी, वो ये कि अभी तक जो एक मिथ बना हुआ था, ये यूँ कहा जाए कि एक धारणा बनी हुई थी कि ईरान एक ऐसा देश है कि जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश है, जहाँ पर मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, कोई वहाँ पर तरक्की नहीं है। वो यहाँ से जो है वो पुल से ही ये समझ में आ जाता है। मैं इस पुल के बारे में आपको बता दूं, ये पुल ईरानियन इंजीनियर्स ने बनाया है, जो एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसके अलावा यहाँ पे एक पुल है, कुछ पुल ऐसे हैं कि जो एशिया के सबसे अच्छे पुलों में से है, जिसमें एक पुल ऐसा है जिस पर उन्होंने पार्क भी बनाया हुआ है, जो यहाँ की एक लेडी इंजीनियर है, उन्होंने इसको बनाया है। मैं इस बात ये ताकि क्लियर हो जाए बात आगे की हमारे लिए। उसके साथ साथ जो है वो ईरान की बात अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 14 से 15वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही जो नैनो टेक्नोलॉजी में 5वें नंबर पे है। इंटेलिजेंस क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो 6ठे नंबर पे है। साइंटिफिक जो आउटपुट्स देते हैं, जो जर्नल वगैरह छपते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे है। बायोटेक्नोलॉजी में 4थे नंबर पे है।
इसके अलावा इंजीनियरिंग, रोबोटिक और जिनकी यूनिवर्सिटीज हैं वो इस हवाले से भी ये बहुत ऊपर है। इनकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज दुनिया की 500 यूनिवर्सिटीज में जो है वो शुमार होती है। सारी जो धारणाएं थी, हाँ, जो ये धारणाएं जिसके बारे में आप कह रहे हैं ईरान को लेके जो भी थी, वो तो 34 दिन की लड़ाई में ही ईरान ने वो खत्म कर दिया कि दुनिया जो सोच रही थी, खासकर कि अमेरिका जो सोच रहा था, उसमें बहुत आगे ईरान निकल चुका है। लेकिन सवाल अब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। जो है वो एंकर साहब हैं, ठीक है। मैं तो आपके चैनल पे इससे पहले भी आया, मैंने देखा कि आप बैलेंस गुफ्तगू कर रहे हैं, बैलेंस बातें कर रहे हैं, लोगों को बराबर से टाइम दे रहे हैं जस्टिस के साथ। भाई वहां पर था अभी तो वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, तो बड़ा ताज्जुब हो रहा था। मैंने कहा मैं दूसरे चैनल के ऊपर जाऊंगा तो कम से कम इस बात को क्लियर कर दूं। रही बात जंग की, तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका की तरफ से इस वक्त अमेरिका इस बात के ऊपर की जो उसकी एक खिसियाहट है, बौखलाहट है, इससे ही समझ में आ रहा है कि वो पूरी ईरान को जो कह भी दिया है ट्रम्प ने कि हम इसको स्टोन एज में लेके जाएंगे। अब 3000 साल पुरानी जो है वो इसका सिविलाइजेशन है, 250 साल पहले के हो, और तुम्हारा कोई तो सिविलाइजेशन ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि ईरान ने जो लिस्ट जारी की है, ईरान ने ये बताया है कि देखिए जैसे आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बांट सकते हैं, हमारी नजर में ये सब चीजें पहले से हैं। ये जो आपके पुल हैं, ये जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये सब हमारी निगाह में है। हम चाहें तो इनको जब भी चाहें इनको हम उड़ा सकते हैं, लेकिन हम वॉर क्राइम नहीं करेंगे। और जहां पर भी ईरान मार रहा है, अभी तक आपने ये बात गौर की होगी, जहां पर भी ईरान ने मारा है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए मारा है कि हम तुम्हारे इन चीजों को उड़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ अमेज़न को मारा है कल, लेकिन टेस्ला को छोड़ दिया, गूगल का जो ऑफिस था उसको छोड़ दिया। अभी उन तमाम चीजों के ऊपर नहीं, खाली एक लिस्ट जारी की थी। ईरान ये बताना चाहता है कि आपकी पहुंच जहां जहां तक हमारे यहाँ है, आपसे ज्यादा हमारी पहुंच आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आपकी जो साइट्स हैं, आप जहां जहां पर हैं वहां तक हमारी पहुंच। टेबल टॉक के लिए ईरान आगे अभी बढ़ेगा या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि अब अमेरिका ही बात करना चाहता है, लेकिन आप लोग अब पैर पीछे खींच रहे हैं कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। टेबल टॉक पे कौन गया था और टेबल टॉक पे जाने के बाद जो है धोखा किसने दिया? कौन गारंटी देगा कि दोबारा धोखा नहीं दिया जाएगा? क्या गारंटी होगी? अमेरिका जब देख रहा है कि उसकी हालत खराब है, बिलियंस ऑफ डॉलर में जो है रोजाना उसका नुकसान हो रहा है, उनके अलायंस है उनका नुकसान हो रहा है, स्पेशली इजराइल इस वक्त तबाह बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं बात करना चाहते हैं। अभी बात के लिए भी उन्होंने किन किन लोगों को चुना है आप ये देखिए, जिनका कोई भरोसा नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत से लोग जो हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप देखिए किसका एतबार किया जाए, किसको तुम मीडिएटर बना रहे हो, ठीक है। तो जो बिल्कुल जो है वो अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, जो बिल्कुल अमेरिका के सामने हैं, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ईरान ने तो कभी बात करने से पीछे कदम हटाया ही नहीं। अभी देखिए अमेरिका का जो नैरेटिव था वो ये था कि रेजिम चेंज करना है, इस्लामिक हुकूमत को चेंज करना है, अयतुल्लाह खामनेई को शहीद करके। उनको शहीद किया, नाम तक वो चेंज नहीं कर पाए, स्लोगन तक वो चेंज नहीं कर पाए, रिजीम चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। वो ये चाह रहे थे कि पब्लिक जो है वो सड़क पर आ जाएगी और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाएगी और हुकूमत और तख्ता पलट हो जाएगा। रेजिम चेंज नहीं कर पाए, पब्लिक सड़क पर आई, बल्कि वो अपने सुप्रीम लीडर की हिमायत में अपने देश के साथ वफादारी का ऐलान किया। और रोजाना किसी को स्वीकार करने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि पब्लिक अब अमेरिका में ही सड़कों पे है और उन्हीं के खिलाफ है। तो ये किसी को स्वीकार करने में गुरेज नहीं होना चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका तो ऑलरेडी था, ठीक है, ऑलरेडी बात कर रहा था, सॉरी ईरान बात कर रहा था। ईरान के ऊपर 2 मरतबा जो हमले हुए वो धोखा देके हुए, बातचीत के दौरान हुए। अभी कौन सा देश ये गारंटी लेगा कि ट्रंप जैसा धोखेबाज इंसान और इसराइल जैसा वॉर क्रिमिनल पाकिस्तान ले तो रहा है कैसी बात कर रहे हैं आप सर? टेबल टॉक के लिए ओके, आप आगे बढ़े प्लीज।
चलिए, बहुत शुक्रिया आबिदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब रुक करते हैं। सुधाकर जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो B1 जो पुल उड़ाया गया है, ईरान की नाक हम उसे समझें, और यही वजह है कि ईरान ने अब यह कहा है कि 8 पुल निशाने पर हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, और आपके शो के लिए बुलाया आपने, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बड़ी पिक्चर को बार बार रिपीट करना समय अननेसेसरी वेस्ट होगा जी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप को खुद को ही समझ नहीं है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं है, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। कोई लड़ाई, कोई पिकनिक नहीं होता है, बिल्कुल, या शाम को हाट में जाके कोई सब्जी या कुछ मंडी से खरीद के ले आए जो इच्छा करके, ऐसा नहीं होता है। लड़ाई बहुत एक सीरियस बिजनेस है। तो उसमें कहते हैं कि ये एक सुपर पावर होने के नाते अगर हिंदुस्तान कहता है कि होल ऑफ नेशन अप्रोच होता है, तो सुपर पावर के लिए उससे और बेहतरीन सबके साथ सलाह मशवरा करके, कंसल्ट करके उनको आगे निकलना चाहिए, जो कि हुआ नहीं है। उन्होंने सोच विचार शायद किए नहीं है, अगर किए हैं तो उन्होंने अपने लोगों को बताया नहीं है। मेरा विचार यह है कि उन्होंने जरूर किया है, उनको पक्का मालूम है किस काम के लिए जा रहे हैं, और समय कम होने के नाते सिर्फ मोटा मोटा मैं सिर्फ बॉल पार्क पॉइंट बता देता हूँ। 29 दिसंबर 2025 को नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। 3 घंटे से ज़्यादा आपस में वार्तालाप या सलाह मशवरा हुआ था। उसके बारे में मीडिया को कुछ पता नहीं है, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। चंद एक दिनों के अंदर अमेरिकन फोर्सेस मोबिलाइज होने लगे और मिडिल ईस्ट की तरफ आए। 13 जनवरी 2026 को या आइदर व्हाइट हाउस या पेंटागन में एक प्रेजेंटेशन या ब्रीफिंग रखा गया था। उनके जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, और काफी सारे अहम मुखिया लोग थे, पिट हेग्सेथ, मार्को रूबियो वगैरह वगैरह सब बैठे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का टास्क था एक ही कि डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना है या एक्सप्लेन करना है कि ईरान कोई यूएसए के खिलाफ थ्रेट नहीं है। और मीटिंग के आखिरी में डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश हुए थे, उनके चलो कोई बात नहीं, लड़ाई तो बोलने का मतलब यह है कि लड़ाई शुरू करने की कोई आवश्यक था नहीं। यही बताने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किया है। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं समय को मद्देनजर रखते हुए। 26 फरवरी को ओमान का फॉरेन मिनिस्टर एयर डैश किए थे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो टॉक चल रहा था जेनेवा 2 में, उसमें पहली बार उनको ऐसा एक आउटकम मिला था जो कि अभी तक कोई भी डिप्लोमेसी में मिला नहीं है। खास तौर पे जो ईरान के साथ जुड़ा हुआ जो ताल्लुक रखता है इशू, ईरान हर चीज, न्यूक्लियर का हर एक चीज का उन्होंने मान लिए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करेंगे, एनरिचमेंट नहीं होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए, हर एक चीज के लिए ऐसा कोई मान्यता, ऐसा कोई मतलब देश का जो एक्सेप्टेंस था अभी तक शायद मेरे स्टडी में एक स्टूडेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, अभी तक ये हासिल नहीं। यही चीज जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलके बताना था। डोनाल्ड ट्रंप से मिल नहीं पाए, जेडी वैंस से मिले, उन्होंने बताया कि जब ये निचोड़ आ चुका है तो ये मोबिलाइजेशन का क्या मकसद है। फिर भागा भागा आए ओमान में आके उन्होंने ये बताया, पूरा विश्व को बताया कि पहली बार जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर यानी कि अमेरिका और ईरान दोनों की जो विन विन सिचुएशन का जो पहलू है ये सामने आ चुका है, जीत है। तो क्या जस्टिफिकेशन था? अगला दिन सुबह ईरान टाइम, तेहरान टाइम 8:15 बजे एक हेड ऑफ स्टेट को आप नॉकआउट कर रहे हो, आप 49 इंपॉर्टेंट लीडर्स को आप मारते हो। ये 21st सेंचुरी में ना कोई आपने वार्निंग दिया, ना कोई चेतावनी था, ना लड़ाई शुरू डिक्लेयर हुआ है। तो ऐसा कोई, और ऊपर से आप बच्चों को, नन्हे मने बच्चे जो थे, लड़की लोगों को 168 170 बच्चों का मार डालते हो। उसके बाद कहते हो 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 6 दिन में खत्म होगा, 1 महीना हो गया, दूसरे महीना आ चुके हैं। अभी सिर्फ निचोड़ यही है, आपका सवाल का जवाब एक लाइन में बताऊंगा। हाँ। ये टिट फॉर टैट नहीं है, ये ईरान के लिए सर्वाइवल है। बिल्कुल, वो सर्वाइवल जो है ये ईरान को पहचान नहीं पाए हैं। ये ईरान पिछले 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, पिछले 40-50 साल तक तैयारी कर रही है। हम 47 ईयर्स कह रहे हैं। और कोई भी देश अपनी रक्षा के लिए तैयारी क्यों नहीं करेगा? सवाल यह भी है कि अपनी सुरक्षा के लिए कोई क्यों नहीं तैयारी करेगा?
इसका मतलब प्लीज डोंट टेक मी, मेरे पास मेरे भी साथी हैं, सब बोलते हैं इसका मतलब तो ईरान के साइड में है, तो टेररिज्म के साइड में है। हर देश का कुछ ना कुछ नैरेटिव होता है, उसको समझना निहायत ही जरूरी है। अगर आप परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, परमानेंट लास्टिंग सोल्यूशन अगर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप जल्दीबाजी से नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान 96, 97 का जो क्लीन ब्रेक एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट यूएसए में बना गया है, नेतान्याहू मेंबर है, वो क्लीन ब्रेक का डॉक्यूमेंट में सेंट्रल इशू है कि पैलेस्टीनियंस के लिए मिडिल ईस्ट में कोई जगह नहीं है। ये है सबसे केंद्रीय बिंदु। यही केंद्र बिंदु की वजह से ये लड़ाई चल रही है। पैलेस्टीनियन को उसको धकेल के यहां से रिलोकेट करना चाहते हैं। ठीक है सर। अब गौरी शंकर जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि अब इस वॉर को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अगर आज B-1 पुल उड़ाया गया है अमेरिका की तरफ से और उसके बाद ईरान ने 8 पुल अपने टारगेट पे रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर यह भी बताई कि डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज को तो अगर थोड़ा समय मिल जाए तो हम खुलवा लेंगे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप क्या पूरी तरीके से कंफ्यूज लग रहे हैं? संबोधन के बाद अटैक के बाद ईरान का पलटवार, और अब फिर वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज हम खुलवा लेंगे। अभिषेक जी नमस्कार, हमारे सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। देखिए, पिछले 3 दिन से ये वार जो है एक बड़े डेंजरस डायरेक्शन में चल रहा है। 3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद डायलॉग का कोई रास्ता निकले और कुछ समझौते की बातें आगे बढ़ें, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप देखिए 3 दिन में ईरान ने भी अपनी तरफ से गल्फ स्टेट्स के ऊपर कई हमले किए हैं, इजराइल पे भी किए हैं, यूएई पे भी किए हैं। उन्होंने कुवैत में एक रिफाइनरी के ऊपर हमला किया है, और बहरीन में भी उस पे प्लांट पे जो है उनका एल्यूमिनियम प्लांट है, उसके बाद दोबारा हमला हुआ है, अबू धाबी में भी हुआ है। ईरान के ऊपर तो हमले हो ही रहे हैं चारों तरफ से। ईरान के ऊपर अमेरिका ने कुछ दिन के लिए रोक दिए थे, लेकिन वो फिर वापस चालू हो गए कल से। इजराइल पहले हमले कर ही रहा था ईरान के ऊपर, तो ये हमले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हो रहे हैं वो बड़े डेंजरस मोड की बात है जी। पहले भी एक बार एक डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला हो चुका है। अगर अब डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला होगा तो वहाँ की लोगों को तो पानी भी पीने का नहीं मिलता है। गल्फ स्टेट्स में तो सारा पानी भी वहीं से निकल के आता है। ईरान में शायद अपना पानी है, लेकिन गल्फ स्टेट्स में तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ जो है ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो पूरी तरह से ब्लॉक है। मैं आज स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि 28 फरवरी के पहले वहाँ करीब 130 जहाज रोज आते जाते थे एनर्जी एंड नॉन एनर्जी सेक्टर में। अभी उनकी संख्या 17-18 के आसपास है, और वो भी उनको एक टोल बूथ फिक्स किया हुआ है ईरान में। वहाँ पे अपनी एंट्री दर्ज करवा के अपना टोल सेल देके और उसके बाद जाना होता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, सिविलियन अटैक्स चालू हो गए हैं। अभी आज न्यूज़ थी कि F-35 प्लेन जो ईरान का यूएस का था, उसको ईरान में गिराया गया है, उसका पायलट भी पकड़ा गया है। तो आप ये देखिए कि गल्फ स्टेट्स में भी हमले बढ़ रहे हैं, ईरान के ऊपर भी बढ़ रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बढ़ रहे हैं। तो नेचुरली इसका डायरेक्शन तो बड़ा डेंजरस होता चला जा रहा है। ये किस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ जाएगा? हो सकता है नेक्स्ट स्टेज पे ये सारे ऑयल इंस्टॉलेशन उनके टारगेट बन जाएं, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन टारगेट बन जाएं, उसके बाद कुछ स्कूल्स कॉलेजेस, जैसे अभी एक कॉलेज को टारगेट किया गया है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस टारगेट हो जाए। कुछ अमेरिकन कंपनी जो गल्फ स्टेट्स में बैठी हैं वो भी ईरान का एक टारगेट है। तो अगर ये टारगेट आगे बढ़ते चले गए तो ये वार बहुत ही डेंजरस स्टेट में चला जाएगा, होता जाएगा। ये बड़ा क्लियर हो गया है कि अमेरिका इनके जो स्टॉक पाइल्स थे ईरान के, कि वो क्लेम कर रहा था कि हमने 60-70% मिसाइल खत्म कर दिए, ड्रोन खत्म कर दिए, लॉन्चर्स खत्म कर दिए, वो खत्म नहीं कर पाया है। नेचुरली ईरान के पास कहीं ना कहीं हिडन स्टॉक्स हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने एक सिटी बना रखी है अंडर द माउंटेन्स,
तो उसके अंदर ये रखे हुए हैं। अगर ये सब सच्चाई नजर आ रही है, अब लोगों को पता लग रहा है कि ईरान कोई भी को हो, लेकिन सर्वाइवल की जब बात आती है तो इंसान आखिरी सांस तक लड़ता है, अपने शरीर के आखिरी बिल्कुल खून के कतरे तक लड़ता है, और ईरान अब वही जंग लड़ रहा है। हमारे साथ जैद अनवर जी भी जुड़ गए हैं। जैद अनवर जी, बहुत स्वागत आपका। सर, यही जानना चाहूंगा कि लड़ाई अब किस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ट्रंप के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अब शायद वॉर रुके, लेकिन ईरान भी अब ऐसी स्थिति आ गई है कि करो या मरो, ऐसा लग रहा है। तो ईरान भी जिसे झुकाने की पुरजोर कोशिश 34 दिन में करते रह गए, ईरान को झुका नहीं पाए, तो अब ट्रंप क्या पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? देखिए, दो पहलू है इस पूरे 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 जो मामला है, जो लड़ाई है, जिस तरह से शुरुआत हुई थी और जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10 दिन से 15 दिन तक जो स्टेटमेंट तमाम आ रहे थे प्रेसिडेंट साहब का, मगर गुज़िश्ता 2 अप्रैल को जो उनका स्टेटमेंट आया है, उन्होंने एग्री किया है कि इस लड़ाई से उनको नुकसान की तरफ है, क्योंकि उनका जितना भी स्टेटमेंट आया है वो तमाम का तमाम स्टेटमेंट जो रटे हुए थे वही कह रहे थे। मगर उन्होंने नया एक बात ऐड किया कि उस ऑयल प्राइस को इफेक्टेड हो रहा है हमारे मुल्क में। मगर उन्होंने साथ साथ जो नेटो एक है इनका मामला, उसमें वो परे दिखे, तो उन्होंने बोला कि जो भी हार्मोज से निकल रहा है वो तमाम चीज अपने खुद ही देखें लोग। तो इससे एक मैसेज वो दे रहे थे कि यूरोपियन जो भी हैं तमाम नेटो में, वो सब आगे आए और अपना मामला खुद सुल जाए। मगर तारीख अगर लिखी जाएगी, इस लड़ाई में कोई जीत नहीं रहा है, मैंने समझे बात को। और तारीख में जब हम जाते हैं हिस्ट्री में, अगर कोई लड़ाई का रिजल्ट नहीं आता है तो वो तमाम दावा करते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मगर दुनिया एक तरफ एक ऐसा मुल्क है जो बैठा है, वो बाकायदा जीत रहा है। अब तमाम आर्टिकल उठा के देख ले, और तमाम जितने भी दुनिया के बेहतरीन लोगों ने जो आर्टिकल लिखा है, तमाम के तमाम ने, एक ऐसा मुल्क है जो चीन, उसके सोलर पैनल की अभी डिमांड कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, उस पहलू से वो जीत रहा है। उसकी बिजली कहाँ जाएगी, उस पहलू से वो जीत रहा है। तो एक ऐसा मुल्क है, ये तीनों में ना इजराइल जीता है, ना ईरान जीता है, ना अमेरिका जीता है। इसमें कोई जीत, किसी की जीत नहीं है। मगर ये बात दर हकीकत सच ये है कि अमेरिका और इजराइल से ईरान जीत नहीं सकता। अगर जो स्ट्रेटेजी से चल रहा है उससे जीतेगा, वो बहुत ताकतवर मुल्क है। मगर वो कहीं ना कहीं बूट ऑन द ग्राउंड अगर होता है, अगर वो जो फौज जमीनी हिस्से पे आए, तो कहीं ना कहीं आप एक हिस्से पे कब्जा कर सकते हैं। मगर जो रिजीम आज मौजूद है, जो रिजीम वहां मौजूद है, उस रिजीम का जो रिजीम मौजूद है, जिस मजबूती से मौजूद है, वो पूरे मुल्क में कब्जा नहीं कर सकते। कुछ हिस्से में आप कब्जा कर सकते हैं। मगर जो पैरेलल बात हो रही थी, कि पैरेलल लड़ाई भी चल रही थी और बात हो रही थी, कहीं ना कहीं ईरान के अंदर बात जरूर हो रही है। ये बात आप दिमाग में रखें। क्यों ईरान की तरफ से ये बताया इसलिए जा रहा है कि हमसे बार्गेनिंग नहीं हो रहा है। अगर ये कहें कि हमसे बात हो रही थी, इनर इनसाइड से एक डेमोन्स्ट्रेशन तैयार हो जाएगा, लेकिन और वो गवर्नमेंट को हटा सकती है। यहाँ जिस तरीके से ट्रंप को आपने सुना होगा, ट्रंप ने पहले कहा कि हमें ईरान से अब डील करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं जेडी वेंस से कि अगर डील हो गई तो सारे क्रेडिट मैं लूंगा, डील नहीं हुई तो सारा जो ब्लेम होगा वो आपके ऊपर जाएगा। मतलब वो भी ये मामला सुनिए ना, ये 3 डेकेड से ये मामला 3 डेकेड से एक जगह पड़ रहा था। ये तमाम के तमाम हर हिस्से में दिखा है। चाहे आप रशिया उठा लें, चाहे अभी अमेरिका उठा लें, चाहे आप इसी बात को आप टर्की में ले जाएं, गर्दवान के हिसाब से ये मामला रहा है। चाहे आप ईरान की तरफ ले जाएं। मगर बात यह है कि जब बात आपके पाले का आती है तो वो चीज दूसरा हो जाता है। ठीक है सर, बात समझे ना। आप देखिए कि आज नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है और यूएन का आर्टिकल 6 क्या कहता है, सिमिलर है। मगर मामला यह है जिसने ये ताकत बनाई, वो जो फॉलो कर रहा है। सिंपल सवाल है ना। ठीक है सर, ने जिस मिजाज से शुरू किया था। जी ठीक है सर। अब गुरु प्रसाद सोवले जी, समझना ये चाहेंगे कि डू यू थिंक कि Donald Trump is now totally confused that what he want? Yeah, that's a great question. I really like what Zaid Anwar said, and also greetings to all the fellow panelists. See, in
in this war, I don't think anybody will be victorious. I completely agree with that. Yes. Having said that, if you step back and look at the population on the ground in America, more than 60% of Americans are not approving of the war decision. And all the polls, whether it's CNN, CNBC, CBS, जो भी polls हो, सारे polls are reporting that public are not with the war decision. Right? I think common man on the ground does not want war. But Donald Trump is on a mission. I also want to deflect the topic a little bit to US internal situation. November में we have this by-elections, right? Midterm elections. Sorry. Midterm. So with midterm, in the vicinity, I don't think President of America has too much of bandwidth to continue the war, unless he decisively claims victory or the world acknowledges victory, or he gets an off-ramp. If Iran says, okay, Donald Trump, you won, I think he'll withdraw, and that will be his rallying point in the elections. Now, there is that angle too. So that is, it is a dual-edged sword. Elections जो आ रहे हैं 6 महीने में, it's going to be imperative for him to either completely withdraw or continue the war to a point where he's completely seen as victorious. He needs to go into midterms with solid, Sir, do you think that's why he addresses the nation और अपने देश की जनता को ये बताने की कोशिश थी that America is going to win this war? Right, and also going back to your point on whether he's confused, I think पहले से there have been a lot of inconsistencies, right? The objective of the war has shifted from the regime change to nuclear disarmament and so many other goals. So थोड़ा बहुत confusion है, but looking at his style of presidency, some of the confusion is also deliberate, right? So he's also not giving clarity because nobody can double guess what the next decision is going to be. Today he's bombing a B-1 bridge. Tomorrow he may call ceasefire. We don't know. So I think we're living in a world of uncertainty. At the same time, I can tell you that think tanks in America and the educated population and the entire 60-65% अमेरिकन पॉपुलेशन। एक यही चीज थोड़ा सा समझना चाहेंगे, आबिदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिदी सर, थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कि जो एक सुपर पावर का जो टैबू था, आप लोगों ने उसे भी तोड़ा है। जी, सुपर पावर के लिए देखिए, एक तो मैं 2-3 पॉइंट से बात करता हूँ। अभी हार जीत की बात हुई, अनवर साहब ने भी, और सब हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और सभी ने अच्छी बातें कही, बिल्कुल अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे यहाँ पे, उन्होंने पॉइंट्स रखे अपने अपने। देखिए, सुपर पावर का जो एक मिथ बना हुआ था, सुपर पावर के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो जो सुपर पावर है, जब वो किसी के ऊपर हमला करता है तो उस हमले का जवाब न दिया जाए, जिसके ऊपर हमला किया है वो ध्वस्त हो जाए, एक ये। दूसरी चीज ये कि जब जिसके ऊपर हमला किया गया है, दुश्मन के ऊपर, वो पलट कर जब वार करे तो डिफेंस करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। ये मिथ बना हुआ था कि अमेरिका सुपर पावर है, सब डरते हैं, सब खौफजदा है, लेकिन ईरान ने ये चीज वाज़ेह कर दी कि तुम्हारे हमले को भी हम झेल सकते हैं और उसका जवाब भी हम उससे भी तगड़ा सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी, जो सुपर पावर है उसका जो बेस होता है वो किसी एक मोरालिटी के ऊपर होता है। उसका एक बेस इस बात के ऊपर होता है कि ये किस बुनियाद के ऊपर सुपर पावर बना है। सुपर पावर खाली हथियार से नहीं बनता है, सुपर पावर खाली जो है वो जिसे कहते हैं ताकत से नहीं बनता है, बल्कि एक और चीज होती है कि एक जो सुपर पावर मुल्क है या सुपर पावर इंसान है, या यूं कहा जाए कि सुपर पावर कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सोच क्या है। आप देखें कि इस वक्त सुपर पावर की जो सोच है वो ये है कि पूरी दुनिया को मिटा दिया जाए, पूरी दुनिया को जो है वो दबा के रखा जाए, कुचला जाए, जुल्म किया जाए। ये सुपर पावर नहीं होता है। असल में ये एक कमजोर आइडियोलॉजी होती है कि जिसकी बुनियाद बहुत ही कमजोर है, जहां पर मोरालिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, जिसका सिविलाइजेशन से कोई सिविलाइजेशन होता ही नहीं है उसके यहाँ वहशीपना होता है। आप मैं मिसाल यूं दूं कि एक वहशी जानवर, एक आप यूं समझ लीजिए कि एक जो है वो ऐसा दरिंदा जानवर कि जो सूट पहन के आ गया है और टाई लगा के आ गया है,
ठीक है, ये सुपर पावर, आप शेर को सुपर पावर कहेंगे? अगर शेर जो है वो दरिंदा है, अगर मगरमच्छ दरिंदा है, ताकत बहुत है उसके पास, आप उसको क्या कहेंगे? तो सुपर पावर है? नहीं भाई, ये दरिंदा है। अमेरिका की भी स्टाइल यही है, अमेरिका का भी कहना, अमेरिका की जो हालत है वो यही है। एक बात, ईरान ने इसके मुकाबले में आके दो चीजें रखी हैं। पहली तो बात ये कि आपका जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे। जब से इस्लामिक रिवोल्यूशन आया ईरान में 47 ईयर्स हो गए हैं, और तब से लेकर अब तक अगर आप ईरान की हिस्ट्री को देखें तो ईरान ने हुकूमत बनाई, अपने आप को मजबूत किया, ताकतवर बनाया, लेकिन किसी भी एक कंट्री के ऊपर ईरान ने किसी किस्म का इन्वेजन नहीं किया। ईरान के ऊपर 80s में जो है वो हमला हुआ सद्दाम की तरफ से। 48 कंट्रीज पूरी दुनिया की सद्दाम हुसैन को जो है पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद से मुसलसल ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, पूरी दुनिया जो है उसको देख रही है, चूं तक नहीं कर रही है, एक आवाज तक नहीं उठा रहे हैं कि इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुलसी गबार्ड ने ये रिपोर्ट दी है कि हर साल जब जो है वो मीटिंग्स होती हैं, न्यूक्लियर ईरान की न्यूक्लियर पावर है और क्या कहते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है या नहीं बना रहा, हर साल की रिपोर्ट में जो कंक्लूजन होता है वहां पे ये लिखा जाता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है और ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं है। जो केंट ने जो है अपना अभी जो इस्तीफा देने के बाद जो लेटर जारी किया है उसमें चार्ली कर्क के बारे में बताया कि जो केंट से चार्ली कर्क ने कहा कि आप जाके कहिए उससे, ट्रम्प से, कि ईरान हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हम अपने मुल्क को देखें, अपने मुल्क की आवाम को देखें। लेकिन इनके ऊपर कौन सा दबाव था, कहां से इन्होंने जो है वो ये कहा कि हम ईरान की न्यूक्लियर पावर को खत्म करना चाहते हैं, जबकि ये इसका दावा भी वो कर चुके हैं 2025 में कि हमने वो खत्म भी कर दिया था, तो हाँ वो ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हार जीत जो है वो मिलिट्री जो डोमिनेंस है उसकी वजह से नहीं है। यहाँ पर हार जीत अगर देखा जाए, अगर ईरान फर्ज कीजिए हार भी जाता है, जैसा कि अनवर साहब ने भी कहा कि कोई हार जीत नहीं है यहाँ पर, मान लीजिए कि वो हार भी जाता है, फर्ज कीजिए, ठीक है। अनवर साहब एक कमेंट करना चाह रहे हैं, अनवर साहब एक कमेंट कर लीजिए। मैं अपनी बात प्लीज कंप्लीट कर दूं, मुझे इजाजत दीजिए। जी मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। अगर हार भी जाता है तो यहाँ पर जो जीत है, जो अपर हैंड है मोरालिटी के एतबार से, वो ईरान का है। ईरान ने वॉर क्राइम नहीं किया है, ईरान ने सिविलियंस को जो है टारगेट नहीं किया है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको टारगेट नहीं किया है। ईरान अभी भी अगर थ्रेट देता है तो बताता है कि देखो फला जगह के ऊपर हमला करेंगे, आप 1 किलोमीटर के रेंज में जितने लोग हैं वहां से हट जाएं, हम फला साइड को मारने वाले हैं। यानी कैजुअलिटीज जो होती हैं अगर होंगी तो वो अमेरिकन सोल्जर्स की होंगी, किसी आम इंसान की नहीं होगी। अगर एक तो लोग वहां पर मरते भी हैं तो वो अपनी गलती से मर रहे हैं क्योंकि वहां पे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस तरह की कोई भी चीज नहीं हो रही है। तेहरान में 30,000 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है कि जिसमें से 2,500-3 हजार से ज्यादा लोग जो हैं वो जिन्हें आम लोगों की जानें गई हैं। तो इस एतबार से ईरान की एक जीत है, इसको हिस्ट्री में लिखा जाएगा। लेकिन अभी भी मिलिट्री के एतबार से भी अमेरिका के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको हरा ऐसा ईरानियंस के। ओके आबिद सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैद अनवर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में सर बोल लीजिए, उसके बाद मैं सुधाकर सर के पास जा रहा हूँ। देखिए, दरअसल बात क्या है कि अभी आप मजहबी तौर पे एक चीज को अच्छा कह सकते हैं, मगर दर हकीकत जब एक पैमाना और एक स्केल होता है, एक नंबर होता है, उससे अमेरिका और इसराइल बहुत फार बेटर देन ईरान। स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप इन साइड ऑफ अमेरिका आप लोग 80 लाख लोगों को देख रहे हैं, मगर एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट हैड बीन सोल्ड, ये वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है जी। व्हाइट सुप्रीमेसी में फिर डोनाल्ड ट्रंप को आप देखिएगा एक माहौल मिलेगा, बिकॉज अमेरिकन्स आर डिफरेंट, दे आर पॉलिश, यू अंडरस्टैंड। अभी आप देखिएगा, मैं यहाँ बैठ के एक पेशन गोई उर्दू का अल्फाज है, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप देखिएगा मिड टर्म पे आपको डोनाल्ड ट्रंप प्रोडक्ट हैड बीन सोल्ड, वो चीज दूसरा दिखेगा। क्यों? उनके पास बहुत सा वेपन है, पिंडारा बहुत कुछ और खुलेगा तो वो दिखेगा। अब आते हैं मामला जो ईरान का भी आ रहा है, ईरान कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कर रहा है पैरेलल, मगर उस पे जो मुआयदा है 15 पे नहीं, उनका 5 जो है 5 मजबूती है। ठीक है, अब बात पर गौर करें।
नेगोशिएशन तो हर लेवल पे होनी ही चाहिए, और बातचीत अगर मुझे नहीं जैसा होगी तो कि फिर अभी अभिषेक जी हमको जवाब भी लेना है, तो मैं आप सबका धन्यवाद, आप सबने हमको सुना, शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभिजीत सर बहुत शुक्रिया, क्या बहुत मानेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुधाकर सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो एक टैबू था उसको ठीक है, बिजनेस के स्तर पे हम देखें तो हो सकता है अमेरिका को फायदा हो भविष्य में, या किसी और कंट्री को फायदा हो, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, तो ऐसे में अब या तो तेल हमसे खरीदो या हॉर्मुज से लेकर के आओ। ये बयान भी ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्हें तेल पे अधिकार बना करके तेल बेचना है। वो आज भी वही कह रहे हैं कि हॉर्मुज से तेल निकालेंगे और बेचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो एक टैबू था सुपर पावर वाला मिलिट्री लेवल पे, उसको झटका लगा है। नहीं, अभिषेक, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? जी 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 सर। ओके, मैं थोड़ा आपकी इजाजत अगर हो तो मैं थोड़ा सा बड़ी पिक्चर को ब्रीफली बोलना चाहता हूं, उससे ये जाहिर होगा कि अभी जो लड़ाई जी जी सर, कम शब्दों में जल्दी से। हाँ, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, बड़ी पिक्चर क्या है। एक थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन बोलते हैं, ग्रीक का एक हिस्टोरियन हुआ करते थे। उस डॉक्ट्रिन के मुताबिक ये कहा जाता है कि कोई भी एकम्प्लिश्ड, कोई भी एस्टैब्लिश्ड पावर, कोई राइजिंग पावर को अपने घुटने तक आसपास आने तक वो अलाउ नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा। अमेरिका इज ए डिक्लाइनिंग पावर, ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, सारे अमेरिकन को भी मालूम है, पूरा विश्व में सबको पता है, और अमेरिका उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं टू स्टेटस को एंटी, यानी कि जो सुपर पावर स्टेटस पहले थे कोल्ड वॉर 1.0 के टाइम में, उस लेवल के बराबर जाना। इसलिए उनका जो एक्रोनिम स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो उन्होंने कॉइन किया है, क्योंकि ग्रेट नहीं है इसलिए उसको ग्रेट बनाने का एक मुद्दा बना रखा है। मुद्दा बनाने का क्या है कि वो देखिए पिछले 30-40 साल के अंदर जब से चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, सब कुछ आउटसोर्स हो गया, चाइना पूरा विश्व में एकदम घेर लिया है। उसका गेम का बोलते हैं गो, टाइम नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसका 364 अलग अलग इंटरसेक्शन होता है, कैसे उसने घेरा है। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी है अलग है, चाइना का स्ट्रेटेजी अलग है। ऐसा कह लिया कि उसका जो लैटिन अमेरिका और जो भी देश, यूरोप लेते हो कहीं पे भी, वो प्रवेश किया है, इतना गहरा प्रवेश किया है कि सिर्फ केंद्र बिंदु किसको इस्तेमाल किया, जियो इकोनॉमिक्स। अमेरिका पावरफुल इकोनॉमी है, लेकिन जियो इकोनॉमिक्स कभी अपना जियो पॉलिटिक के वैल्यू और ऑब्जेक्टिव की हैसियत से उन्होंने उस नजरिए से कभी देखा नहीं है। तो जब रियलाइज किया कि ये तो भाई ये पीछे बैकयार्ड लैटिन अमेरिका में चाइना आके घुस गया है काफी गहरा, तो उस कैसा है उसको, अगर आपको एक विश्व का ग्लोबल पावर या सुपर पावर की स्टेटस को रेस्टोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहला घर के पीछे जो बैकयार्ड है वहां पे दुश्मन को अब पुशबैक करना शुरू करेंगे। वेनेजुएला का कहानी वहीं पे शुरू हुआ। इसके पीछे जो दूसरा पहलू है, देखा गया कि चाइना को कागज के ऊपर फॉर्मली आप उसको ऐसा मत कोई चीज बताइए जिससे क्या होगा, कोई रिएक्शन हो जाए, कोई रिस्पॉन्स हो जाए, उसको यू हैंडल डिप्लोमेटिकली ऑन पेपर एटलीस्ट, डोंट कॉल इट एज एनिमी नंबर 1। आप बोलो कि आपको ताइवान को जो भी करना है, जैसे करना है आप करिए, बट डोंट क्रॉस द अटलांटिक। दे मैनेज टू कन्वे द मैसेज। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है कि मादुरो जून 2018 को खुलेआम पब्लिकली बोला था जिसको तेल चाहिए आप तेल ले लो इन नॉन डॉलर करेंसी, ये अनाउंस किया था। डोनाल्ड ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, तो वहां की अगर शुरुआत नहीं है तो लेट्स नॉट गो टू फार बिहाइंड, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। डॉलर का डोमिनेंस पीक पीरियड में था 86%। कोई देश को सुपर पावर बनने के लिए उसका जो करेंसी होता है, एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का डोमिनेंस होना निहायत आवश्यक है। 86% से नीचे आया पैंडेमिक के टाइम में 54%। यू कैन गूगल अप एंड चेक इट। और एक्सपर्ट्स क्या कहने लगे कि 54% से नीचे जाता है, 50% के नीचे, तो ये इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। इट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ अमेरिका। तो ये एक झटका जो मिला था वो इसलिए मिला था, वेनेजुएला का तेल जितना चाइना, 86% ऑफ द ऑयल ऑफ वेनेजुएला इज टू बी बॉट बाय चाइना इन अ डिस्काउंटेड रेट इन युआन, नॉन डॉलर करेंसी। नेक्स्ट कंट्री था आपका ईरान। ईरान से जाता है 90% ऑफ ऑयल, ठीक है नहीं, वेनेजुएला में चले गया अभी।
आपका एक्सपोन मोबिल बोलिए, ठीक है हम सर। सब चले। ईरान में भी वही कहानी है। उनका बड़ी एम जो है यहाँ पे किसी भी तरह अमेरिकन कंपनीज को घुसाना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन जो पहले युआन में होता था वो युआन की जगह अभी डॉलर में होना चाहिए। सो गेम जो था पेट्रो डॉलर टू पेट्रो युआन, इसको वो रिवर्स करके पेट्रो डॉलर का डोमिनेंस जो है रिस्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है इसीलिए इतना आसान नहीं होगा, लड़ाई लंबी होगी और लंबी लड़ाई में ईरान विल बी कंपेल्ड टू फाइट अ गरिल्ला वॉर। इसलिए सेकेंड वियतनाम शुरू होने जा रहा है। बैक टू यू। ठीक है सर। गौरीशंकर सर, अब यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका के लिए मुश्किल जो है वो यही रही है कि अगर जमीन पे जब भी मतलब लड़ाई जब भी हुए, वियतनाम कितना लंबा खींचा हम सभी जानते हैं। अफगानिस्तान से हार करके मतलब एट द एंड ऑफ द डे उन्हें लौटना पड़ा। तो अमेरिका की जो छवि रही है अमूमन लड़ाई में, वहां उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। क्या ईरान में वही स्थिति इस समय डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की हो गई है और उन्होंने ईरान को यही गलती कर दी कि वेनेजुएला समझ लिया? सर शायद आप म्यूट हैं। अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं उससे मैं काफी हद तक पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन उसके एक दो पॉइंट्स हैं। देखिए, अभी ईरान की जो सिचुएशन है उसको छोड़ करके अमेरिका निकल नहीं सकता वहां से। उसका पहला कारण तो यह है कि जो गल्फ के जितने अलाइज हैं, जीसीसी स्टेट्स हैं 5-6, वो बड़े वल्नरेबल हैं ईरान के अगेंस्ट में। ईरान की वो एक्चुअली शेडो के अंदर जीते हैं। मैं गल्फ में सर्व कर चुका हूँ, बहुत पुरानी बात है। इनको सबको ईरान का बहुत डर लगता है क्योंकि ये सब सिटी स्टेट्स हैं। कुछ मिसाइल्स ईरान भेजेगा और इनकी सारी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर देगा, उनके पावर स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो एक तो इस वजह से वो नहीं चाहेगा कि उनके सारे अलाइज को वो छोड़ के इस तरह से निकल जाए। दूसरा, वो इजराइल का एग्जिस्टेंस भी ऑलरेडी उसमें आएगा क्योंकि इजराइल के ऊपर अटैक और बढ़ेंगे अगर ईरान इस तरह की स्थिति में रहा तो। और तीसरा यह है कि जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ईरान ने जो अपना कब्जा दबा दिया है वो पहले कभी नहीं था, अब इसको वो और ज़्यादा यूज करेगा, तो इसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों पॉइंट्स को देखते हुए मेरे को लगता है कि यूएस का वहाँ से निकलना अभी संभव नहीं होगा। वो चाहेगा कि ईरान और वीक हो और उसके बाद नेगोशिएशन करके वहाँ से वो निकले। इसलिए वार तो लंबा होगा डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि ये वीक्स नहीं मंथ्स में चलेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये वियतनाम की तरह से या अफगानिस्तान की तरह से चलेगा। इस मामले में ट्रंप का बड़ा क्लियर कट अप्रोच है। वो चाहेगा कि अगले 2 महीने में 3 महीने में इस वार को ख़त्म करके किसी भी तरह से निकले, और अगर नहीं भी होता है तो हो सकता है वो अपने वर्ड्स को बड़े क्लेवरली चेंज कर लेते हैं और चेंज करके निकल जाएंगे, लेकिन वो मौका मिलने पे फिर वापस आएंगे। वो ईरान को वापस उठने नहीं देंगे, इतना पावरफुल नहीं देखना चाहेंगे कि वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को कंट्रोल में करे। ये अमेरिका को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये वार चलेगा या फिर नए फेज में वापस आएगा ये। और अब अमेरिका को इस चीज़ का पता भी लग गया है कि ईरान के पास कितनी शक्तियां हैं। उनके जो स्टॉक पाइल्स हैं वो पहले मेरे को लगता है कि उनके शंकर सर, क्या मतलब अमेरिका को वाकई पता चल गया है कि ईरान की शक्ति कितनी है, या अभी भी चीजें हैं जो ईरान बहुत हद तक और दुनिया को चौंकाएगा? ये भी संभव है, आ सकता है फिर चौंका दे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अब ज्यादा चौंकाएगा। सबसे बड़ी चीज जो है ना IRGC की है। IRGC बड़ी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब तक वो पावर में रहेगी वो किसी भी तरह से नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होगी। तो अमेरिका और इजराइल का एफर्ट होगा कि IRGC को कमजोर किया जाए और वहाँ पे मॉडरेट लोगों को बिठाया जाए, जिससे कि नेगोशिएशन की बात आगे बढ़े और कोई ना कोई समझौता निकले। तो ये मेरा ऐसा होगा, ये देखना अहम होगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप
बुरी तरीके से ईरान में फंस गए हैं और ईरान ने एक पुल के बदले 8 पुल को अपने निशाने पर ले रखा है। क्या ये 8 पुल निशाने पर हैं और इन पर अटैक करेगा ईरान या नहीं, देखना अहम होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।